बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साली बहुत खूबसूरत थी। मरते वक्त उसने कहा था कि उसे सिर्फ मेरी बीवी गुस्ल देगी। मैंने अपनी बीवी को अपने काबू में कर रखा था। वो मुझसे डरती थी। इसी बात का मैंने फायदा उठाया और उसका बुर्का ओढ़कर चुपके से साली को गुस्ल देने अंदर गया। उसके कपड़े उतारने लगा तो मेरी चीखें निकल गई। मैं मध्यम आवाज में गुनगुनाता लड़कियों के पीछे चला जा रहा था। वो मुझसे 2 ही कदम आगे थी। मैं उनमें से किसी का भी चेहरा न देख सका था क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर नकाब चढ़ाया हुआ था। वो शायद किसी एकेडमी से निकलकर अपने घर की तरफ रवां दवां थी। एक नजरे करम हम पर भी डाल लो। सुनसान गली में पहुंचते ही मैंने तेज तेज कदम उठाता उनके करीब पहुंचा और ठरकी अंदाज में मैंने ये जुमला उनकी जानिब उछाला, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और अपने कदम मजीद तेज कर दिए। मैं मायूस होकर दाएं तरफ वाली गली में मुड़ गया। न जाने कोई लड़की मुझे मुंह क्यों न लगाती थी। मैं काफी अरसे से कोशिश में था कि कोई लड़की मुझसे मोहब्बत में मुब्तला हो। जैसे मेरे दोस्त अपनी सस्ती आशिकी के किस्से सुनाते थे तो मुझे भी शौक पैदा होता था कि मैं भी किसी लड़की को फंसाकर अपनी मोहब्बत के किस्से बयान करके सूरमा खान बनूं। मगर यह मौका मुझे आज तक न मिल सका था। लेकिन मैंने हिम्मत न हारी थी और अपनी सी कोशिश जारी रखे हुए थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे सारी शरीफ लड़कियां मेरे ही मोहल्ले में आ बसी थी, जिन्हें मुझ जैसा आशिक दिखाई न देता जो उनके खातिर जान तक की बाजी लगाने को तैयार था। तभी अचानक दुपट्टा ओढ़े कम उम्र से लड़की मेरे सामने से गुजरी तो मेरी पस्ती फड़क उठी। मैं ये मौका कैसे गंवा सकता था, लिहाजा फौरन ही जोरदार सीटी बजाता उसके पीछे हो लिया। मेरा नाम अरशद है। मेरा अब्बा चमड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम किया करता। वो वहां पर एक मजदूर था तो उसकी आमदनी महदूद थी। हम 4 बहन भाई थे। मैं इकलौता बेटा था जबकि मेरी तीनों बहनें मुझसे बड़ी थी। अब्बा हमेशा मेरी बहनों को देखकर ठंडी आहें भरता। उनको रुखसत करते हुए अब्बा की कमर टूट गई थी और मेरे लिए कुछ भी ना बचा था। अब्बा का कहना था कि तू अपनी शादी के लिए खुद ही हाथ पांव मार ले। आखिर बेटे होते किस लिए हैं, बाप का बाजू बने और अपने खर्चे खुद भी उठाएं। मगर मुझे अपने खर्चे उठाने का कोई खास शौक न था और वैसे भी अभी शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने को मैं तैयार न था। जब शादी के बगैर ही सारे चस्के पूरे हो जाते थे तो इस मुसीबत में पड़ने की जरूरत ही क्या थी। मेरा सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करते गुजर जाता। मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ चौक पर बैठना पसंद करता और आती जाती लड़कियों को ताड़ा करता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा न था। वह मुश्किल एफए पास किया था मगर मैं 1 नंबर का लफंगा था। मेरे माँ बाप शरीफ लोग थे। मैं न जाने किस पर चला गया। मुझे लड़कियों में हद से ज्यादा दिलचस्पी थी और हमेशा मौके की तलाश में रहा करता था। जहां कोई लड़की देखता मेरी राल टपकने लगती। अम्मा भी मेरी फितरत से बखूबी आगा थी मगर वो इस मामले में बेबस थी। मैं उसकी सुनता ही कहाँ था। वो अक्सर हाथ मसलती कि न जाने मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो मैं इस किस्म का कुमाश निकला था। अब्बा ने सारी जिंदगी मेहनत की और हलाल की रूखी सूखी खिलाई थी। हराम का एक निवाला भी मेरे मुंह को ना लगा था। फिर मैं इस कदर कैसे बिगड़ गया था वो समझने से कासिर थे। रफ्ता रफ्ता मेरे सभी दोस्त शादीशुदा हो गए तो मुझे भी शादी कराने का शौक पैदा हो गया। मगर वो सब तो काम धंधे पर लगे हुए थे। एक मैं ही था जो कोई काम न करता था और सिर्फ दोस्तों के साथ ही वक्त गुजारा करता था। अम्मा अब्बा की शर्त मेरे सामने थी। नौकरी किए बिना तो मैं घोड़ी न चढ़ने वाला था। मेरे दोस्त भी मुझे समझाते कि शादी करने के लिए कुछ काम करना तो जरूरी है, मगर मेरी अकल में ये बात न समाती थी। मेरा ये मानना था कि जैसे अब्बा ने मेरी बहनों की शादी करके उन्हें रुखसत किया है, ऐसे ही अब्बा मेरी शादी का बेड़ा भी उठा ले और किसी लड़की को ब्याह कर मेरे लिए ले आए। मगर अब्बा ये करने को तैयार न था। उसका कहना था कि शादी की बात नहीं पुत्र, मैं तेरी शादी चाहूं तो आज भी कर दूं, कहीं से भी कर्ज उठा सकता हूं। मगर मसला यह है कि शादी के बाद भी तू मेरे आसरे पर ही पड़ा रहेगा। तेरे बीवी और बच्चों को भी मुझे ही पालना पड़ेगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं मजीद खर्चे उठाऊं। तेरी बहनों की शादी ने पहले ही मेरी कमर तोड़ कर रख दी है। अब तो तुझे मेरा साथ देने के लिए कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। अब्बा की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। उसने हर वक्त कहीं शोर मचाया हुआ था कि मैं किसी काम धंधे पर लगूं। बल आखिर एक दिन मेरी गैरत जाग ही गई जब मेरे सबसे आखिरी दोस्त की भी शादी तय हो गई। अब तो दोस्त भी मुझे कंवारा होने का ताना देने लगे थे, लिहाजा मैं भी काम की तलाश में निकल पड़ा। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम ढूंढूं जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, बल्कि सारा दिन घर बैठकर ही गुजर जाए। मगर ऐसा शायाना शान काम मुझे मिलकर न दे रहा था। मेरे सभी दोस्त मेहनत से काम किया करते। अब्बा की फैक्ट्री में 1-2 वर्कर्स की जरूरत थी। अब्बा ने मुझसे बात की कि तू चाहे तो मेरी फैक्ट्री में आकर काम शुरू कर दे, मगर तू मुझे वहां पर जलील न करवाना
दिल लगाकर काम करना, वरना तेरे साथ साथ मेरा भी नाम खराब होगा। मैं अब्बा की फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब्बा हर वक्त मुझ पर नजर रखे और उसको मालूम हो कि वहां पर मेरी क्या इज्जत अफजाई होती है। मैं किसी ऐसी जगह काम करना चाहता था जहां अब्बा का दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। मेरी काम हासिल करने की इतनी शराइत थी कि वो शराइत पूरी न उतरती और हर दफा मेरी नौकरी होते होते रह जाती। फिर आखिर मेरे दोस्त के तवस्सुत से जूते बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया। काम तो ये भी मजदूरी का ही था, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू किया। अभी मुझे काम पर लगे 1 महीना भी ना हुआ था कि अम्मा ने मेरी शादी की बात छेड़कर मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने नजमा के घर तेरा रिश्ता डाल दिया है। मैं जो ही काम से लौटा, अम्मा ने मुझे सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाई तो मेरा भी दिल बाग बाग हो गया। क्या अम्मा तू सच कह रही है? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे तो बड़े अरमान हैं। अब तो काम धंधे पर लग गया है तो तेरी शादी तो करनी ही है। मैं तो कब से सोचे बैठी थी कि नजमा की ही लड़की ब्याह कर लाऊंगी। अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। वाह अम्मा, आज तो तूने बड़ा कमाल कर दिया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो तेरी पूरी बत्तीसी बाहर निकली पड़ी है। मुझे मालूम है तुझे शादी कराने का कितना शौक है, पर पुत्र कोई काम धंधा भी तो होना चाहिए ना, तभी तो शादी होती है। ऐसे ही वेले मुस्टंडे का रिश्ता लेकर पहुंच जाती तो अगली मुझे जलील करके घर से ना निकाल देती। बस अम्मा, अब तो तू शादी की तैयारियां कर। उनके हाँ से तो हाँ ही होनी है, वो लोग मुझे इनकार नहीं कर सकते। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तो और क्या, इतना सोना पुत्र है मेरा, मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी। तुझे बीवी के साथ साथ मेरे लिए भी जोड़े बनाकर देने पड़ेंगे। हाँ हाँ अम्मा, बना दूंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा। तू तो मेरी प्यारी अम्मा है। मैं तो आज अम्मा पर सदके कुर्बान जाने को भी तैयार था और अम्मा सिर्फ जोड़ों की बात कर रही थी। अम्मा मेरी खुशी देखकर कहकहा लगाकर हंसती तो मैं कुछ शर्मा सा गया। खाला नजमा अम्मा की पुरानी जान पहचान की औरत थी। अम्मा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। अम्मा सबसे पहले उसके दर पर ही रिश्ता लेकर गई थी। मैंने खाला नजमा की दोनों बेटियों को देख रखा था, जो दोनों ही चेहरे पर नकाब करती थी। वो अक्सर गली से गुजर जाया करती तो मैं उन्हें देखकर आंखें झपकना तक भूल जाता। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें बगैर नकाब के देख सकूं, मगर अभी तक ऐसा मुमकिन न हुआ था। अब तो मेरी ये ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली थी। अम्मा सबसे पहले रिश्ता लेकर ही खाला नजमा के घर गई थी और वहां से इनकार भी ना हुआ था। आखिर वो अम्मा की इतनी अच्छी सहेली थी, अम्मा को भला क्यों कर इनकार कर सकती थी। अम्मा ने घर आते ही खुशी खुशी मिठाई मेरे मुंह में ठूंस दी। ले, तेरी बात पक्की हो गई, अब बस तू शादी की तैयारी कर। मैं खुशी की इंतहा पर था। मैं भी शादीशुदा लोगों में शामिल होने वाला था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी तो अभी 2-3 तनख्वाहियां आई थी। अभी भी सारा खर्चा अब्बा ही कर रहे थे। फिर भी वो खुश थे क्योंकि मैं कमा तो रहा था। शादी और अब्बा के रिटायरमेंट के बाद घर का खर्चा चलाने के काबिल हो गया था मैं। अगले माह की तारीख तय हो चुकी थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, दिल को एक बेचैनी सी लगी थी। मुझे मालूम न था कि मुझे किस बात की बेचैनी थी। मैं अपने दोस्तों से अपने एहसासात बयान करता तो वो हंस देते। तो फिक्र न कर शहजादे, सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले डर लगा ही करता है। वो सब कहकार लगाकर हंसते तो मैं भी उनके कहकों में शामिल हो जाता। मेरी तीनों बहनें भी शादी से 1 हफ्ता पहले ही घर आ गई थी। घर में खूब रौनक लगी थी। वो रोजाना ही ढोल पकड़कर गाने बजाने शुरू कर देती। आखिर उनके इकलौते भाई की शादी थी। मैं भी खुशी से उनके बीच में बैठकर खूब रौनक लगाता। अम्मा, राहिला के लिए हल्के रंग के जोड़े लो, उसका रंग कुछ दबता सा है। मेरी बहन ने जोड़े देखते हुए अम्मा को मशवरा दिया तो अम्मा चमक कर बोली, अरे शादीशुदा औरतों पर गहरे रंग के जोड़े ही अच्छे लगते हैं। हल्के रंग में क्या मैंने उसे फीकी से दुल्हन बनाना है? मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बहू रोजाना सज धज कर गहरे रंग के काम वाले जोड़े पहनकर पूरे घर का काम निपटाती फिरे। अम्मा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं उनकी गुफ्तगू सुनकर कुछ हैरान था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि नकाब करने वाली लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। उनके बारे में मेरा भी यही ख्याल था, मगर अपनी होने वाली बीवी की दबती रंगत का सुनकर मेरा दिल कुछ अफसुर्दा सा हो गया था। मगर फिर मैंने सोचों को जहन से झटक दिया। शक्ल सूरत जैसी भी हो, वो मेरी जिंदगी में मेरी बीवी की हैसियत से आएगी तो दिल में भी उसकी जगह बन ही जाएगी। आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की राहिला मेरी जिंदगी में चली आई थी। उसमें कुछ भी ऐसा खास ना था। ना तो उसकी शक्ल सूरत हसीन थी, ना ही उसमें दिलरुबा अदाएं थी। मेरे दिल के अरमान आंसू में बह गए थे। मैं चुपचाप उसका चेहरा तकता रह गया था। मैंने सोचा भी न था कि ये मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरे संग चली आएगी। मैंने इस दिन के बड़े ख्वाब देखे थे और उन ख्वाबों में हमेशा खूबसूरत चेहरा ही देखा था।
मगर शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मैंने हालात से समझौता करते हुए राहिला को ही अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लिया था, मगर मेरी उससे वो उल्फत व वाबस्तगी पैदा ना हो सकी। मैं हर वक्त गुस्से में रहता और अपनी बीवी पर अपना रोब जमा कर रखता। मैं चाहता था कि मेरी बीवी मुझसे दब कर रहे। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही पट्टी पढ़ाई थी कि अपनी बीवी को अपने काबू में रखोगे तो घर से बाहर मजे से अय्याशी कर सकोगे, वरना वो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगी। राहिला इतनी बुरी न थी, शक्ल सूरत की आम थी, मगर फिर भी दुनिया की बहुत सी लड़कियों से प्यारी थी। मगर अपनी छोटी बहन नाजिया के सामने तो वो कुछ भी न थी। मैंने नाजिया का चेहरा पहली बार अपनी शादी पर ही देखा था। वो काफी खूबसूरत थी। उसका चेहरा मेरी आंखों में रच बस गया था। शादी की तमाम रस्मों में वो बेतकल्लुफी से मेरे पास आ बैठती तो मेरा दिल झूम उठता। जब मेरी आंखों में ही मेरी साली का चेहरा बसा था तो ऐसे में राहिला को अपने दिल के करीब मैं कैसे ला सकता था। राहिला ने जल्दी घर को संभाल लिया था। अम्मा की हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो गहरे रंग के कपड़ों में सजी संवरी सारा दिन घर के काम निपटाती रहती। हालांकि गहरे रंग के जोड़े उस पर वाकई अच्छे न लगते, मगर अम्मा ने चुन चुन कर उसके लिए भारी काम वाले गहरे रंग के कपड़े बना रखे थे और वो रोजाना वही जेबे तन करके हल्का फुल्का मेकअप करके घर के कामों में मशगूल हो जाती। वो मेरी बहनों के आने पर भी बहुत खुश हो जाती और सारा काम झटपट निपटा लेती। वो एक सुघड़ और सलीकाशवार लड़की थी जिसने अपनी मोहब्बत से घर का नक्शा चंद दिनों में ही बदल कर रख दिया था। अम्मा अब्बा उसकी तारीफें करते न थकते। वो अम्मा की पलंग बैठे ही खिदमत करती। अम्मा को और क्या चाहिए था। बेटियों के होते हुए भी कभी अम्मा पलंग पर न बैठ पाई थी, क्योंकि अब्बा ने बहनों की शादी छोटी छोटी उम्रों में ही कर दी थी। अभी तो उन्होंने सही तरह से घर के कामकाज भी न संभाले थे, जबकि अब अम्मा को मुकम्मल आराम मुयस्सर था। मैं भी इस बात पर खुश था कि मेरी बीवी ने कम अज कम मेरे माँ बाप को तो खुश रखा है। वो मुझे भी खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उससे ज्यादा बातचीत करना पसंद न करता था। मैंने अपनी वही रूटीन शुरू कर दी थी। मैं काम से आने के बाद सारा दिन घर से बाहर दोस्तों में गुजार देता और आती जाती लड़कियों को ताड़ता और उन पर लाइन मारता। अजान की पहली सदा पर ही राहिला अपना बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। कमरे की बत्ती जलाने से मेरी नींद खराब होती, लिहाजा वो वजू करके बरामदे में जाकर नमाज अदा कर लिया करती। आज न जाने क्यों मेरी भी अजान सुनते ही आंख खुल गई थी। मैंने करवटें बदलकर सोने की कोशिश की, मगर मुझे नींद न आई तो मैं बेचैनी से उठ बैठा। सर में कुछ दर्द सा था। चाय बना दो और ये रिमोट मुझे पकड़ा दो। राहिला जैसे ही नमाज पढ़कर आई, मैंने उसे हुक्म सुनाया तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। अगर आज आप सुबह सवेरे उठ गए हैं तो नमाज अदा कर ले, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। तो मैं जी भर कर बदमजा हुआ। तुम 2-4 नमाजें पढ़कर इस्लाम की ठेकेदार मत बनो। चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। मैंने गुस्से से उसे लताड़ा तो वो सहम कर फौरन बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। मुझे तलकीन कभी भी पसंद ना आती और राहिला की इबादत में मशगूल रहना मुझे कोफ्त का शिकार करता। मैं नहीं जानता था कि रब ने अपनी तरफ के तमाम दरवाजे मेरी तरफ बंद कर रखे थे। मैं इस काबिल कहाँ था कि उसके सामने खड़ा हो सकूं। राहिला के जाते ही मैं मजे से पांव फैलाकर अपनी पसंदीदा फिल्म लगाकर बैठ गया था। मेरी दिलचस्पी अपनी साली में बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल उसकी तरफ खींचा जाता था। वो भी मुझसे काफी फ्री हो गई थी। वो मुझे भाई कहकर बुलाती, चूंकि उनका कोई भाई ना था, लिहाजा शायद वो मुझे ही अपना भाई समझती। मगर मेरे दिल में उसके लिए भाइयों वाली मोहब्बत न थी। मैं तो उसकी खूबसूरती का दिलदादा था। मैं चाहता था कि मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। मैं बहाने बहाने से अपने ससुराल पहुंच जाता और अपनी साली के पास बैठकर बातें बनाता। मैं कभी उसके खाने पीने के लिए कुछ ले जाता तो वो खुश हो जाती। मेरा असल मकसद क्या था वो तो क्या कोई भी न जानता था। अरे तुम पैदल घर जा रही हो? मैंने नाजिया को कॉलेज से अकेले घर जाते देखा तो मोटरसाइकिल लेकर फौरन उसके पास पहुंचा। मैं तो रोजाना ही पैदल जाती हूँ भाई, वो सादा से लहजे में बोली। तो मैंने हैरान होने की अदाकारी की। मैं तो पहले से ही जानता था और मैं इत्तेफाकिया यहाँ थोड़ी आया था। मैं तो पहले से ही मौके की तलाश में था और पिछले हफ्ते भी छुट्टी वाले दिन उसका पीछा कर चुका था, मगर उस दिन सड़क पर रश ज्यादा था, लिहाजा मैं अपने रास्ते हो लिया था। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने उसे दावत दी तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं भाई रहने दे, मैं चली जाऊंगी। मेरे लिए तो मामूल की बात है। ओहो तो ठीक है, मगर आज मैं आ गया हूं तो बैठ जाओ। मैंने इसरार किया तो वो झिझकते हुए मोटरसाइकिल पर सवार हो गई, मगर ना तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ना ही कमर में हाथ लपेटा, बल्कि वो तो काफी सुकड़ी सिमटी बैठी थी। तेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है बेटा, कुछ खाओगी? मैंने एक और कोशिश की कि शायद इसी बहाने में उसे किसी होटल ले जा सकता था। नहीं भाई जरूरत नहीं है, वो दो टोक बोली तो मैं उसे सीधा उसके घर छोड़कर वापस पलट आया। अम्मा अब्बा मेरी खाला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं।
जबकि नाजिया के इम्तहानात हैं, वो ना जा पाएगी। क्या मैं 2 दिन के लिए अम्मी की तरफ चली जाऊं ताकि नाजिया को अकेला न रहना पड़े? मेरी बीवी ने मुझसे इजाज़त तलब की तो मैं चौंक गया। अच्छा मौका था, जब घर में कोई मौजूद ना होता तो मैं अपनी हवस आसानी से मिटा सकता था, मगर मैं राहीला को वहां जाने से कैसे रोकता? मैं सोचो विचार में मुब्तला था, जबकि राहीला मेरे सामने खड़ी सवालिया नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चली जाना, बल्कि मैं खुद ही तुम्हें छोड़ाऊंगा। राहीला का मैका 2 गलियों की दूरी पर था। वो जरा हैरान हुई थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जहमत क्यों करेंगे भला? वो बोली तो मैंने चुपचाप हस्बात में सर हिला दिया। मैंने बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया था और मैं जल्द से जल्द अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना चाहता था। मैंने अगली शाम को ही राहीला को फोन कर दिया कि बाइक फिसलने से मुझे काफी चोट आई है, तुम कुछ देर को घर आ जाओ ताकि मेरी चोटों पर टिकोर कर सको। मैं 1-2 घंटे में तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। मैंने उसे यही बताया था कि मैं अभी रास्ते में हूं और अपने दोस्त के साथ आ रहा हूं, आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। राहीला परेशानी से उसी वक्त वापस आ गई थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो घर पहुंच गई है। मेरे लिए यही सुनहरी मौका था। मैं अपने घर जाने के बजाय राहीला के माँ बाप के घर पहुंच गया था। नाजिया मुझे देखकर कुछ हैरान हुई थी। बाजी तो वापस गई हैं, आपको ज्यादा चोट लगी है क्या? अरे हाँ, मैं लग रहा था वो अंदर दाखिल हो गया था। जख्म तो कोई नहीं आया, बस बंद चोटें लगी हैं। मैंने तुम्हारी बेवकूफ बहन को कहा भी था कि वो रहने दे, मैं यहीं आ जाता हूँ। अब तो मेरी चलने की हिम्मत भी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम मेरी चोटों की टिकोर कर दो, तो फिर मैं जाकर तुम्हारी बहन को ले आऊंगा। मैंने सरसरी से लहजे में कहा तो वो फौरन बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं कर देती हूँ टिकोर। वो फौरन ही बावर्ची खाने में जा घुसी और कुछ ही देर में टिकोर का सामान ले आई। मैं दिल ही दिल में बेहद खुश था। मेरी मंजिल मकसूद निहायत करीब थी। मेरे दिल में जज्बात का ठाटे मारता समंदर था। दिल को एक धड़का भी लगा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और मेरी इज्जत मलिया मेट ना हो जाए। न जाने नाजिया मेरा साथ देगी या मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं खुशगुमानी में मुब्तला था। वो बच्ची थोड़ी है जो मेरी टिकोर करने को तैयार थी। वो तो मेरा मतलब समझ ही गई होगी। वो मेरे नजदीक सोफे पर बैठ गई और गर्म कपड़े से मेरे माथे की टिकोर करने लगी। अरे यहां चोट नहीं लगी है मुझे, फिर कहां लगी है? वो हैरान होती हुई बोली। अब कैसे बताऊं कहां लगी है? कमर के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के करीब लगी है। लाओ मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसने मेरा हाथ पूरी तरह से झटक दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो गुस्से से बोली। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था, मेरी कमर पर मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मैंने हकलाते हुए बोला था। वो अब मेरी नीयत समझी थी। हाँ, बराए मेहरबानी यहां से तशरीफ ले जाएं और ये टिकोर अपनी बेगम से करवाइएगा तो ज्यादा बेहतर है। तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, मैंने सादा से लहजे में कहा। तो भी वो रुख फेरे ही खड़ी थी। गलत या सही, जो कुछ भी था, आप अभी के अभी यहां से जाएं। उसने 1 मिनट में ही मेरी इज्जत उतार कर रख दी थी। देखो, तुम अपनी बहन को किसी बदगुमानी में मुब्तला न कर देना। ये ना हो कि तुम्हारी वजह से उसका घर उजड़ जाए। मैं मुड़ने से पहले उसे धमकी देना ना भूला था। अगर वो राहीला को मेरी नीयत के बारे में बता देती तो मैं उसके और उसके घर वालों के सामने भी जलील होकर रह जाता। भाई, शौक अपनी जगह, मगर मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला ही था कि राहीला को आता देखकर चौंक गया था। वो तेज तेज कदम उठाए चली आ रही थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं तो घर में आपका इंतजार कर रही थी। वो तो मैंने नाजिया का पैगाम पढ़ा कि आप यहां आ गए हैं तो मैं भी इधर ही आ जाऊं। आपने तो मुझे बताया ही नहीं। उसने पैदर पे सवाल किए तो मैं चरागपा हो गया। हो भाई, तुम यहां थी तो मैंने सोचा कि यहीं आ जाता हूं। अब क्या तुम पुलिस अफसर की तरह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही हो? घर चलो। मैंने उसका बाजू जोर से पकड़कर उसका रुख मोड़ा और तेजी से कदम बढ़ा दिए। मेरे अरमानों पर औस पड़ गई थी और दूसरी नाजिया भी बाखबर हो गई थी। पर छोड़ूंगा तो मैं उसे नहीं, अब तो उससे बेइज्जती का बदला भी लेकर रहूंगा, मैंने दिल में ठान लिया था। अल्लाह ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी थी, मगर बेटी पैदा होने के बाद भी मेरे रवैये और नियत दोनों में ही कोई सुधार ना आया था। बल्कि मुझे तो इस बात का गुस्सा था कि राहीला ने बेटी पैदा ही क्यों की थी। उसे बेटा पैदा करना चाहिए था। अब कहीं राहीला बेटियों की लाइन ही ना लगा दे। राहीला आजकल कुछ परेशान ही रहा करती थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं रहती। मामूली बुखार न जाने क्यों इस कदर खतरनाक बन गया था कि वो 2 महीने से उतर कर ही न दे रहा था। मुझे भला उससे क्या सरोकार था? मैं पलटकर एक बार भी अपने ससुराल न गया था। अम्मा अब्बा दोनों ही जाकर नाजिया की खबरगिरी कराए थे। बच्ची काफी कमजोर हो गई है, इतना समूह निकल आया है, मगर ऐसी तबीयत के बावजूद भी उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती। बहुत ही नेक बच्ची है। अम्मा उसकी तारीफें करती न थकती तो मेरा दिल जलकर कोयला हो जाता। हाँ, कुछ ज्यादा ही नेक है। उसकी नेकी मेरा काम खराब कर गई थी।
नाजिया की हालत बेहद ख़राब थी। राहिला का रो रो कर बुरा हाल था। वो 2 दिन से उसके पास अस्पताल में ही थी और बिलाखिर नाजिया ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। कमबख्त ने खुद मर ही जाना था। मरने से पहले मेरे काम तो आ जाती। मैं जिसकी नज़रों से खाइफ था वो नज़रें तो हमेशा के लिए बंद हो गई थी। अब मेरा पोल खोलने वाली ज़बान और मुझे जिल्लत से देखने वाली कोई आंख न बची थी। लिहाजा मैं दंदनाता हुआ अपने ससुराल पहुंच गया और कामों में मदद करवाने लगा। नाजिया ने मरते हुए वसीयत की थी कि उसे सिर्फ मैं गुस्ल दूंगी, लिहाजा आपने खास ख्याल रखना है कि इस तरफ कोई ना आए। राहिला रोते हुए बोली तो मैं चौंक गया। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया था, जो काम उसकी जिंदगी में ना हुआ वो उसके मरने के बाद तो हो सकता था। सुनो, मुझे अपना बुरका ला कर दो। मैंने राहिला के कान में सरगोशी की तो वो चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं वो करो। मैं दबी दबी आवाज में गुस्से से बोला तो वो फौरन अपना बुरका ले आई थी। तुम अभी मैयत के करीब भी ना भटकोगी और ना किसी को इस तरफ आने देना। मैं एक नेक बीबी को यह बुरका पहनाकर भेजूंगा, उसकी मौजूदगी में कोई अंदर न जाएगा। मैं उसे हैरान छोड़कर खुद वहां से खिसक लिया। मौका देखकर मैंने खुद ही बुरका पहनकर गौसल की जगह पर जा घुसा था। मैं जो ही उसके कपड़े उतारने लगा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे हाथ मैयत के कपड़ों के साथ चिपक गए थे। मैं खौफ से कांप गया। मैंने बेहद कोशिश की मगर मेरे हाथ जुदा ना होकर दिए। कपड़े भी उसके जिस्म के साथ ऐसे फंस गए थे कि उतर न रहे थे। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंच गए। वो मैं तो बस गौसल देने आया था। मुझे समझ न आया कि मैं क्या कहता। मेरे ससुराल के मर्दों ने मुझे वहीं मारना पीटना शुरू कर दिया। राहिला ने एक अफसोस भरी नजर मुझ पर डाली और कैंची से कपड़ों का वो हिस्सा ही अलग कर दिया। लोग मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए। मेरी सफाई में कहने को कुछ न था। मेरे अब्बा हैरान परेशान मुझे मार खाता देख रहे थे। वो लोग मुझे माफी मांगने और मिन्नतें करने का मौका भी न दे रहे थे। मुझसे कितनी बड़ी गफलत हो गई थी। जिस लड़की ने हमेशा एक नेक जिंदगी गुजारी थी, जो उम्दा किरदार और आदात की मालिक थी, भला खुदा मरने के बाद उसको यूं कैसे रुसवा होने देता, जबकि मुझ जैसे शैतान और हवस परस्त इंसान के मुकद्दर में दुनिया और आखिरत में यही जिल्लत लिखती गई थी। मैंने ना तो खुदा के बताए गए अहकामात पर कभी अमल किया था, ना ही राह मुस्तकीम पर चलने की कोई कोशिश की थी। मेरा अंजाम इबरतनाक था। खुदा ने मुझे मेरे जैसे दूसरे गुमराहों के लिए एक इबरत बनाकर रख दिया था। उन लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे जेल में डाल दिया गया। जो भी मुझे देखता, मेरे बारे में सुनता, तो वो कानों को हाथ लगाना न भूलता। मेरे माँ बाप और बहनों में से कोई भी मुझसे मिलने जेल ना आया था। चूंकि मैं जुर्म ना कर पाया था, पहले ही पकड़ा गया था, लिहाजा मुझे 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहते हुए मैंने अपना मुहासबा किया था। मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर राहिला मेरे साथ रहने को तैयार न थी। उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। वो मेरी बच्ची पर मेरा साया भी पड़ने न देना चाहती थी। मैंने अपने साथ साथ अपने माँ बाप के मुंह पर भी कालक मल दी थी। मुझे बाकी जिंदगी इस जिल्लत के साथ गुजारनी होगी। राहिला ने जो कहा था वही किया था। उसने वाकई अपनी बच्ची पर मेरा साया न पड़ने दिया था। मेरे माँ बाप भी इसी जिल्लत और रुसवाई के साथ चल बसे थे। माँ बाप के बगैर अकेले जिंदगी गुजारना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैं अपनी औलाद को देखने को तड़पता रहता, मगर मेरी कभी हिम्मत ना हो सकी कि मैं राहिला के घर जाकर अपनी बच्ची की एक झलक देख सकूं। मैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा और अपने रब से माफी का तलबगार था, मगर मेरे अंदर की बेचैनी से वाज़ेह था कि मुझे माफी न दी गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।